हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, एसएससी एमटीएस हवलदार के जिस पेपर का आप सभी को इंतजार था कि आपके पेपर में जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, करंट अफेयर के सवाल किस टाइप के पूछे जाएंगे, तो वो पेपर आप सभी के बीच में आ चुका है। तो इस पेपर को आपको कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन 1 से शुरू करके लास्ट 50 क्वेश्चन तक जाना है और हर एक क्वेश्चन का लेवल चेक करना है कि किस लेवल के सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो एसएससी ने अपना पैटर्न बदला है, खासकर जीके और इंग्लिश में, तो सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो एसएससी के नए पैटर्न में टॉप लेवल के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। प्लस यहां से आप लोग अपनी तैयारी को भी एनालिसिस करिएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो इस क्लास में हम पूरे चारों सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए मेन 2 ही सब्जेक्ट है। एक आपका जीके मेन सब्जेक्ट है, इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक आपका इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है। इन्हीं 50 क्वेश्चनों से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। लेकिन साथ ही इसके अलावा आप सभी को तो रीजनिंग प्लस मैथ के भी क्वेश्चन देखना है। यदि आप लोगों ने रीजनिंग मैथ के सवाल को हल नहीं किया तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको रीजनिंग और मैथ के सवालों को कंप्लीट देखना है। जो हम आपको बस क्लास में रीजनिंग और मैथ के सवाल करा दे रहे हैं, उसी को आप करके अपने पेपर में बैठ जाइएगा। आप आराम से क्वालिफाइंग कर जाएंगे। आप जानते हैं कि रीजनिंग और मैथ के सवाल केवल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 40 क्वेश्चन में से केवल आपको मैक्सिमम 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तभी आप लोग को केवल 12 क्वेश्चन सही करने होंगे। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल 8 क्वेश्चन सही करने होंगे। यदि साथियों आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो केवल आपको 10 क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेपर को क्वालिफाइंग करेंगे। उसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट है जीके और इंग्लिश, जो कि 45 मिनट के समय मिलेगा। दोनों पोर्शन को हल करने के लिए आप सभी के पास 45 मिनट का समय रहेगा। रीजनिंग मैथ में तो माइनस मार्किंग भी नहीं है, लेकिन जीके इंग्लिश में 1 नंबर का माइनस मार्किंग है। तो साथियों, इस पेपर के माध्यम से अपनी तैयारी को परखिएगा, सारे क्वेश्चनों का लेवल चेक करिएगा बहुत अच्छी तरीके से। एक एक क्वेश्चन इस क्लास में होने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो नोट में आप पढ़ लीजिए, पेपर से पहले रट्टा जरूर मार लीजिएगा इस पेपर को। एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए डेली क्लास एक सुबह 8:30 बजे हो रही है, शाम को 5:30 बजे हो रही है, एक रात 7:30 बजे हो रही है। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे करंट अफेयर से। ओके, देखिए 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? बताइए, 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 जो हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो इसमें अनोरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिंदू धर्म का पालन करते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिंदू धर्म का पालन करते हैं? तो 79.8% हिंदू धर्म का पालन करते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों, जो बांझपन होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण होता है बांझपन। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? उनका नाम क्या था? भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रिंसिपल कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। वास्तुकला की प्रोविडा शैली
किस साम्राज्य से संबंधित है? वास्तुकला की प्रोबीडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये विजयनगर अंपायर से संबंधित है। सी ऑप्शन विजयनगर अंपायर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? बताइए, फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है इनमें से? तो अमिताभ घोष जी हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए पूरे 40 टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे। तो जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है जीके इंग्लिश, तो पेपर में छपने वाले प्रश्न होंगे इस टेस्ट में। जीके जीएस और करंट अफेयर के पूरे 20 टेस्ट होंगे, इंग्लिश के पूरे 20 टेस्ट होंगे। तो इस टेस्ट में आपको पूरे 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस एसएससी के नए पैटर्न पे जो आपका 2025 में एसएससी के नए पैटर्न पे सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, खासकर जीके इंग्लिश में। तो सारे क्वेश्चनों का संकलन इस टेस्ट में आपको मिलेगा और आपको अपने पेपर में बैठने से पहले इस टेस्ट को एक बार जरूर कंप्लीट लगाना है। आपको इस टेस्ट की खासियत बात अब ये मालूम होगा कि पेपर में किस लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आप पेपर में तैयारी करके जाते हैं तो आप देखते हैं कि सवाल कहाँ से आ जाता है, किसी को नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन वही तरह ये टेस्ट आपका होगा भाई एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए। तो ये टेस्ट मात्र भाई 50 रुपीज़ का हमने आपके लिए कर दिया है। इस नंबर पे आपको मैसेज करके अपने पास इस टेस्ट को मंगा लेना है। डेली एक टेस्ट देना है, एक इंग्लिश का टेस्ट देना है, तो एक जीके जीएस करंट अफेयर का टेस्ट देना है बहुत अच्छी तरीके से। तो जिन भाइयों को ये टेस्ट चाहिए इस नंबर पे मैसेज करें और अपने पास मंगा लें। ओके, डेली एक टेस्ट को लगाते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A को डाला था? किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21E को डाला था? तो 86वें संशोधन अधिनियम ने। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया उस टाइम कौन थे? तो एमएन रॉय जी थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह कौन सी डेट थी? तो 15 फरवरी 1985 को हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? बताइए दोस्त, जो IR-20 है ये किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो ये चावल की। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को। ख्याल के प्रस्तुतकर्ता के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? ख्याल के प्रस्तुतकर्ता के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित रखते थे? बताइएगा। तो ये किराना घराने से संबंधित रखते थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? बताइए, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के ये दोहरे उद्देश्य थे? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? बताइए, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? बताइए किसके कारण होती हैं? तो उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने के कारण से होती है आकर्षित। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को। कौन से कुचिपुड़ी नर्तक को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कौन से कुचिपुड़ी नर्तक को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए। तो पद्मजा रेड्डी को किया गया था। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है?
तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। हिमालय में कौन सी नदी गंगा के समानांतर दाहिनी किनारी सहायक नदी के रूप में बहती है? हिमालय में कौन सी नदी गंगा के समांतर दाहिनी किनारी सहायक नदी के रूप में बहती है? तो यमुना नदी है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? सक्रात त्यौहार में बूढ़ी गली या कलासी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई आपके एसएससी एमटीएस हवलदार शिफ्ट के लिए। सक्रात त्यौहार में बूढ़ी गली या कलासी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती हैं? तो ये उड़ीसा राज्य में किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। हिमाचल प्रदेश की विशेष नृत्य परंपरा कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की विशेष नृत्य परंपरा इनमें से कौन सी है? तो चंबा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये तबला बजाने के लिए जाने जाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। कब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? कब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया? कितने वर्ष तक? 2047 तक रखा गया है। ओके ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? बताइए वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? लाल सागर है या तिमोर सागर है या उत्तरी सागर या अरल सागर है? बताइए कौन सा सागर भूबद्ध है? तो अरल सागर है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किए तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि अपनी तैयारी ग्रुप में चल रही है। सभी स्टूडेंट का जो भी डाउट हो रहा है वो कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं, तो अपनी तैयारी हम लोग मिल के करें बहुत अच्छी तरीके से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। प्लस ये क्लास आपकी पूरे एग्जाम तक चलने वाली है, एक भी दिन का गैप नहीं होगा। लगभग 3 क्लास होगी। जब एग्जाम नज़दीक हो जाएगा, जब रिवीजन करने का समय आ जाएगा, तो लगभग 4 से 5 क्लास एक दिन में कंप्लीट करेंगे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से। वो भी जो आपके पेपर में सॉल्व बन सकते वो प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। जैसे क्लास अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ओके देखिए, निम्न में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले सदापर्णी वन कहते हैं? बताइए किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा भूमध्य सागरीय वन को कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है? बताइए किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो भाई काराकोरम श्रेणी को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से पिलर रॉक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए पिलर रॉक जलप्रपात ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? बताइए तो पुरंदर की संधि के तहत। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। हम्पी के मंदिरों और महलों का निर्माण किस प्रकार की वास्तुकला में हुआ था? हम्पी के मंदिरों और महलों का निर्माण किस प्रकार की वास्तुकला में हुआ था? तो ये द्रविड़ वास्तुकला में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है, लेकिन उड़ीसा राज्य में किस वर्ष में इसे स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1959 में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। 18वां इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 के अध्यक्ष कौन थे? बताइए 18वां जो इंडियन प्रीमियर लीग हुआ था इसमें RCB ने भाई जीत लिया था फाइनल मैच।
तो 2025 के अध्यक्ष के यदि पूछ देगा आपके पेपर में तो किसका नाम बताएंगे आप लोग? तो ध्यान रखिएगा, अरुण धूमल थे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? वर्ष 2015 में की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह का नाम क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह का नाम बताइए, क्या है? तो कोलकाता बंदरगाह है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर से घेरे हुए हैं? कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर से घेरे हुए हैं? वो कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो साथियों, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है इस टाइम? शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने स्कोर किया जा सकता है? तो साथियों, बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने स्कोर किया जा सकता है? टोटल 4 अंक सबसे अधिक स्कोर किया जा सकता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन को देखिए, किस टाइप का आपको इंग्लिश के क्वेश्चन को तैयार करना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो साथियों, एंटोनिम में कम से कम 3 सवाल आपकी एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। कैप्टिविटी का विलोम शब्द बताइए। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद होता है। आप सभी को याद होगा, तो या तो बंदी बनाना होता है, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा बताइए? लिबर्टी हो सकता है। कैप्टिविटी को और भी बोलते हैं, या आज़ादी का न होना। जैसे दोस्त, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, आज़ादी होता है। तो ध्यान रखिए, कैप्टिविटी का जो एंटोनिम हो जाएगा ना, वो आपका लिबर्टी हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया ना कि कैप्टिविटी का मतलब कैद होता है, बंदी होता है, या आज़ादी का नहीं होना। तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता होता है और आज़ादी होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा मेरे दोस्त? कैप्टिविटी का लिबर्टी हो जाएगा। ठीक है। एथनिसिटी का मतलब क्या होता है? जो जातीयता होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना जातीयता, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इथनिसिटी बोलते हैं। इंटिटी का मतलब क्या होता है? अस्तित्व, जो हमारा अस्तित्व होता है। ठीक है, अस्तित्व किसको बोलते हैं? इंटिटी को बोलते हैं। और ऑथेंटिसिटी किसको बोलते हैं? जो प्रामाणिकता होता है, जो प्रामाणिकता होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑथेंटिसिटी बोलते हैं। तो इस सवाल का कैप्टिविटी का जो एंटोनिम हो जाएगा वो आपका लिबर्टी होगा, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। देखिए, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट वर गिवन अ सर्टिफिकेट। आप सभी को वर गिवन का मतलब बताना, इसकी जगह आपको सही करना है। क्या होगा बताइए दोस्त मेरे, क्या होगा भाई? जैसे ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट हैव, यदि हम ऑप्शन का सहारा ले तो देखिए, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट हैव गिवन। भाई यहाँ पे आपको यहाँ सब्जेक्ट है ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, जिसका मीनिंग होता है कि हर एक प्रतिभागी। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है? हर एक प्रतिभागी। भले ही पार्टिसिपेंट है, प्लूरल है, लेकिन ईच के कारण ये सिंगुलर माना जाता है। ध्यान रखिएगा भाई, भले ही यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, प्लूरल है, लेकिन ईच जो यहाँ पे आ जा रहा है ना, इसके कारण इसे सिंगुलर माना जाता है। इसलिए भाई वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो भाई जब सिंगुलर होना चाहिए तो वर्ब कहाँ से आएगा? वर्ब की जगह जब सिंगुलर का इस्तेमाल करते तो हम किसका करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। यानी वर्ब की जगह क्या होगा? वाज गिवन होना चाहिए। आप सभी को मालूम होना चाहिए वर्ब गिवन गलत है, क्योंकि प्लूरल वर्ब है मेरे दोस्त। आपका क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए। वाज गिवन अ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ब गिवन आपका गलत है। सही कौन है भाई? ध्यान रखिएगा, वाज गिवन है, यानी बी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दे रखा है। एफिशिएंट ठीक है, बाउंड्री ठीक है, इल्यूस्ट्रेशन ठीक है, ओकेजन। ओकेजन का स्पेलिंग क्या होता है? OCC होता है, ए होता है SION होता है। जैसे हमारे घर ओकेजन होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अर्बन पीपुल हैव अ बोम्बास्टिक लाइफ स्टाइल विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रूरल फॉल्क। बताइए, शहरी लोगों की जीवन शैली शानदार होती है। शहरी लोगों की तो जीवन शैली बहुत ही शानदार होती है, जो ग्रामीण लोगों से बहुत अलग भी होती है। अब आप सभी को बॉम्बास्टिक का मतलब बताना है भाई। बॉम्बास्टिक का मतलब क्या होता है? दिखावटी, जैसे बड़े बोलने वाले लेकिन अंदर से खोखला। जैसे आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, लेकिन वो अंदर से कुछ नहीं होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, तो उसी को क्या बोलते हैं? बॉम्बास्टिक बोलते हैं। तो इसकी जगह क्या होगा भाई? प्रीटेंटियस हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, प्रीटेंटियस हो जाएगा। हलो का मतलब क्या होता है? खोखला होता है। हलो का मतलब क्या होता है? खोखला, जिसके अंदर कुछ नहीं होता। डिल्यूसिव का मतलब क्या होता है? जो भ्रामक होता है दोस्त। डिल्यूसिव का मतलब क्या होता है? जो भ्रामक होता है, ठीक है, या भ्रम पैदा करने वाला। और कॉमन मतलब जनरल यानी सामान्य। तो इस सवाल का जो बॉम्बास्टिक का मतलब क्या होगा? प्रीटेंटियस हो जाएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आउट ऑफ स्पिरिट, इस मुहावरे करते क्या होगा? आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब क्या होगा? उदास, निराश या मन खराब होना। तो क्या होगा? ग्लूमी को बोल देंगे भाई। इस मुहावरे करते क्या होगा? ग्लूमी हो जाएगा। ग्लूमी मतलब क्या होता है? उदासी भरा होता है। चीयरफुल, हम खुशहाल तो है नहीं भाई। हर्ट यानी चोटिल, हम तो चोटिल है नहीं भाई। ऑब्सलेट मतलब हम पुराना या बेवक्त, ये नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई? आउट ऑफ स्पिरिट का मुहावरा क्या होगा? ग्लूमी होगा, यानी उदास, निराश या हमारा मन खराब हो जाना, उदासी भरा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या बनेगा? द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द एरर। द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू टर्न अप देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। बताइए दोस्त, छात्रों को शुक्रवार तक अपना असाइनमेंट जमा करने को कहा गया है। बताइए दोस्त, अब ध्यान से देखिए, जब आपको कहा जाए कि आपको इस डेट को अपना असाइनमेंट तैयार करके जमा करना है, तो साथी आप कभी टर्न अप करेंगे क्या? बताइए, यहाँ तो टर्न अप का प्रयोग गलत है भाई, किसी जगह पहुँच जाना या नज़र आ जाना। लेकिन यहाँ पे बता रहे कि असाइनमेंट जमा करने की बात है, तो यहाँ पे टर्न इन होना चाहिए, न के साथ ही टर्न अप होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? टर्न इन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मीनिंग आपका जमा करना या सौंप देना होता है, तो दोस्त मेरे आप टर्न अप करेंगे या टर्न इन करेंगे? टर्न इन करेंगे ना भाई, आप जा रहे जमा करने, अंदर जा रहे हैं, यानी टर्न इन कर रहे हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो टर्न इन देयर असाइनमेंट, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चाओटी का विलोम शब्द बताइए। चाओटी का मतलब क्या होता है? बिना किसी व्यवस्था के बेहद उलझ जाना, यानी अराजक, जिसे हिंदी में आप बोल देते क्या? अराजक। किसी बात क्या या कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं, तभी आप उससे उलझ रहे हैं, बहस रहे हैं, बेहद कर रहे हैं और उलझ रहे हैं आप, तो उसका क्या होगा उल्टा? कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज का मतलब क्या होता है? उलझन होता है, ठीक है, ये होगा नहीं भाई। ड्रेसेड का मतलब क्या होता है? कपड़े पहनते हुए, जैसे ड्रेसेड, हम कोई कहीं जाते तो अपना ड्रेसेस करते हैं, यानी हम कपड़े पहनते हैं, तो ये होगा नहीं। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ होता है, या तो अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है। तो दोस्त मेरे, चाओटी का मतलब क्या होता है? तो सिस्टमैटिक होता है। इसका उल्टा क्या होगा? सिस्टमैटिक हो जाएगा, यानी व्यवस्थित, नियमित, यानी बिना किसी व्यवस्था के बेहद उलझ जाना, तो उसको उल्टा क्या बोलेंगे? व्यवस्थित, नियमित बोलेंगे, यानी सिस्टमैटिक बोलेंगे। तो इस एंटोनिम का चाओटी का मतलब क्या होगा? सिस्टमैटिक हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा।
अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अपॉर्चुनिटी, पहला स्पेलिंग गलत है भाई। अवसर या मौका जो आपको मिलता है उसका स्पेलिंग क्या होता है, OPPOR होता है, टी होता है UNITY होता है। अपॉर्चुनिटी जिसे हम लोग अवसर या मौका बोलते हैं। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित होता है। इमिग्रेशन मतलब आव्रजन होता है। एस्ट्रोनॉट को किसे हम बोलते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। तो इस सवाल का जो इनकरेक्ट था वो अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग गलत था। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी ट्रीट्स हर जूनियर कॉन्टेम्प्ट, मतलब बताइए सी ट्रीट हर जूनियर विथ कॉन्टेम्प्ट होना चाहिए भाई। यहाँ पे विथ सही होना चाहिए क्योंकि ट्रीट विथ कॉन्टेम्प्ट एक कॉमन फ्रेज है भाई। इसका मीनिंग क्या होता है, घृणा होता है या तिरस्कार से व्यवहार करना, यानी वो अपने जूनियर के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, घृणा का व्यवहार कर रहा है, यानी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तिरस्कार टाइप का घृणा कर रहा है। सी ट्रीट्स हर जूनियर विथ कॉन्टेम्प्ट, बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को। 6 वर्षों के लिए 3% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। तो साथियों ये मैथ के सवाल है, तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। डेली हम इस तरह का सवाल करवा रहे हैं क्योंकि आपकी एक ही शिफ्ट में 4-4 सवाल पूछ देता है भाई। एक शिफ्ट की बात करें तो SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल आपका 3500 दे रखा है, रेट आपका 3% दे रखा है, परसेंटेज में हमेशा रहता है रेट, टाइम आपका 6 वर्ष, तो बटे में 100 कर दीजिए। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, 35 गुणे 3 गुणे 6 कितना होगा, 36 का 18, 18 गुणे 35 कितना होगा, 18 गुणे 35 यानी 18 × 5 = 90 का 0 9, 18 × 54, 18 × 54 9 63, यानी मेरे दोस्त कितना आएगा 630 आएगा इस सवाल का राइट आंसर, जो कि पहला ऑप्शन। ठीक है, आप सभी को समझ में आया कैसे भाई 630 आया, सभी को समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे 6 है तो देखिए 00 से 00 कैंसिल हुआ, 35 गुणे 3 उसका 6, 35 गुणे 3 गुणे 6 आप सभी को करना है। तो जब आप 35 तिया कितना होता है, 35 दूना 70 तिया 105, 105 का गुणा 6 में करेंगे कितना, 6 पंजे 30 और 100 में 6 का करेंगे 600, तो 6 पंजे 30 यानी 630। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी पहला ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। 5, 15, 25, 26 और 27 का समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन ज्ञात करिए। तो साथियों आप सभी को अरिथमेटिक मीन ज्ञात करना, तो कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग, जैसे आप लोग औसत निकालते हैं ना, सेम प्रकार आपका अरिथमेटिक मीन है। तो सभी संख्याओं को पहले जोड़ दीजिए, 5, 15 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 बटे में टोटल जितनी संख्या है ना उसको भाग करा दीजिए, जैसे आप औसत निकालते हैं। 5 संख्या भाई, 5 संख्या से भाग करा दीजिए। देखिए पहले जोड़ी ऊपर के सभी संख्याओं को, 5, 15, 20, 20, 25, 45, 45, 26, 71, 71 और आपका 27 कितना होगा, 70, 20, 90, 97, 98, यानी 98 बटे में 5, तो इसका भाग करिए 19, 25, 95, 3, 6 यानी 5, 6, 30 हो जाएगा 19.6, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी 5, 15, 25, 26 और 27 का जो अरिथमेटिक मीन यानी समांतर मध्य होगा वो कितना होगा, 19.6 होगा, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 को। 12 मीटर आधार और 20 मीटर ऊंचाई वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो साथियों आप सभी को समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस कितना दिया यानी आधार 12 मीटर दिया, हाइट कितना दिया 20 दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूना 24 तो 240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस समानांतर चतुर्भुज वाले क्षेत्रफल का मान कितना होगा, 240 मीटर स्क्वायर, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 को।
9 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो दोस्त मेरे ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। बताइए, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 दिया है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? बता दीजिए आप लोग। तो बहुत अच्छी तरीके से, ये सबसे आसान सवालों में से एक सवाल है भाई, बहुत इजी, एक लाइन का सवाल है। आप जरा सॉल्व करके बताइए कि सॉल्व का राइट आंसर कितना आएगा। चलिए आपको हम आंसर भी बता दे रहे हैं, या तो ऑप्शन सी होगा या तो डी होगा। 50-50 कर दिया है भाई। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा। जो ये सवाल हल कर दिया समझ जाएंगे भाई, उसकी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल की चल रही है मैथ में। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा। 4 किसी निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 41 से संबंधित है। 9 समान तर्क का अनुसरण करते हुए 91 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों 4 का रिलेशन 41 से है, 9 का रिलेशन 91 से है, तो आप सभी को 13 का रिलेशन बताना है। तो हल करिए भाई, सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा। जैसे देखिए, पहले तो हमें 4 का 41 रिलेशन बनाना है। यदि हम 4 में 10 का मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर दे तो हमारा 41 बन जाएगा। 4 दहा में 40 प्लस 1 41। उसी प्रकार 9 में यदि हम 10 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दे तो 51 बन जाएगा। 9 दहा में 90 1 91, यानी इसमें 10 का गुणा करा है प्लस 1 कर दे रहा है। तो सेम प्रोसेस लगाएंगे 13 में। 13 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1 कर देंगे। 13 दहा में 130 प्लस 1 131 हो जाएगा, यानी इस वाले का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। यहां तक किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? तो साथियों यहाँ पे समीकरण दिया है, इस समीकरण का आपको मदद लेकर ये 40 आंसर लाना है, यानी 40 बराबर 40 करना पड़ेगा। LHS बराबर RHS करने की आवश्यकता आप सभी को। सॉल्व करिए मेरे दोस्त। पहले इस समीकरण को हम लोग बनाएंगे ऑप्शन का मदद लेकर, यानी पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं। जहां पर भाग होगा वहां पे गुणा रखेंगे, जहां पे गुणा होगा वहां पे भाग, यानी इसमें पहले ऑप्शन के थ्रू हमें भाग और गुणा को बदलना है, पहले ऑप्शन के देखते हुए। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, भाग गुणा को बदलेंगे इस समीकरण में। 33 है, गुणा है, स्टार्टिंग में देखिए 33 है, इसमें गुणा है तो भाग बदल देंगे। अब देखिए साथी, अब 19 का भाग तो डायरेक्ट भाई 33 में जाएगा नहीं, यानी पहला तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। जो पूरी तरीके से भाग देगा वही आंसर आपका हो सकता है कि 99% हो। अब देखिए ऑप्शन बी को बदलेंगे भाई, प्लस और गुणा को, जहां पे प्लस होगा वहां पे गुणा, जहां पे गुणा होगा वहां पे प्लस रख देंगे। देखिए 33 है, 33 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा की जगह प्लस रखना है भाई, क्योंकि ऑप्शन बी हमने उठाया है। 19 माइनस 24 भाग 8, यहां पे देखिए प्लस है लास्ट में, तो प्लस की जगह गुणा रखना है भाई, क्योंकि ऑप्शन बी में बदलना है। तो यही सॉल्व करके हमें 40 आंसर लाना है। अब देखिए इसको हल करते हैं। 33 प्लस 19 माइनस 8 का भाग यदि हम 24 में देंगे तो 3 बार में, 3 का गुणा यदि हम 4 में कर दें तो 12 आ जाएगा। यानी ये पूरा पोर्शन सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना मिला? 12 मिला। 8 का भाग 24 में 3 बार में, 8 3 का 24, उसी प्रकार 3 का गुणा 4 में कर देंगे ना भाई तो 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ बाहर डायरेक्ट हमने लिख दिया। अब देखिए 33 और 29 19 को जोड़िए, कितना आएगा? 33 17 50 2 52, यानी 52 माइनस 12 हो जाएगा भाई। देखिए 40 हमें आंसर लाना था, 52 में से 12 को माइनस करेंगे 40, यानी 40 बराबर 40 हो गया, यानी LHS बराबर RHS हो गया, जो कि ऑप्शन बी के मदद से, यानी प्लस और गुणा बदलने से। तो साथियों ये आपका पूरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको इसी लेवल के क्वेश्चनों को तैयार करना आगामी 2026 4 फरवरी से जो आपका पेपर शुरू हो रहा है। ओके दोस्त मेरे, लगातार हम आपके लिए क्लासें ला रहे हैं। आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। यदि किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन आप डेली क्लास को करेंगे अच्छी तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। समय बहुत कम है, अधिक से अधिक क्वेश्चनों का हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक और नए सेशन के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करिए भाई, मेहनत करने वालों को ही जीत होती है। कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा यदि आपने अच्छा मेहनत करके गए हो तो। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।